हाय एवरीवन, वेलकम टू दी सोशियोलॉजी क्लास। तो आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पेपर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। 2015 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने जामिया के सारे पेपर्स को सॉल्व किया है, अभी हम लोग आई थिंक 5 पेपर्स मेरे पास हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। सो ये पेपर्स जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सोशियोलॉजी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी ये एमसीक्यूज आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है। और जामिया के पेपर्स में गाइज जो भी करेक्शन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैंने भी गलती की है और कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो भी जितने भी मॉक्स मैं लेती हूँ, जितने भी क्वेश्चन वाले वीडियोस होते हैं, उसमें ना आप कमेंट ज़रूर देखा करो, क्योंकि जो भी करेक्शन है वो मैं कमेंट में ही कर सकती हूँ, राइट। तो जब आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ो, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन देख लो उस वीडियो का कि कोई करेक्शन तो नहीं है। इट जस्ट टेक 2-3 मिनट्स गाइस टू जस्ट चेक ऑन द मोबाइल, वीडियो खोल के एंड चेक करना कि कमेंट में कोई करेक्शन है कि नहीं। ठीक है। तो इतना काम आपको गाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। गलतियां मुझसे भी हो जाती हैं, कोई कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो मैं भी गलती कर देती हूँ। ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। करेक्शन मैं कर देती हूँ अगर मुझे पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हो गया है मुझसे, आई एडमिट माई मिस्टेक। एंड करेक्शन में आपको पिंड कमेंट मेरा ही दिखेगा जो भी करेक्शन होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज। इस प्लेटफॉर्म में मैं सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ। इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए नाउ टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको पीडीएफ और क्वेश्चंस मैं वहाँ पे कुछ शेयर करती रहती हूँ, तो वो सब चीज़ें भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, which one among the following concept is according to Merton capable of theoretically dealing with change? U function, non function, quasi function या फिर dysfunction? The correct answer is D and dysfunction के बारे में बात करते हैं मर्टन। ठीक है। मर्टन बात करते हैं इसके बारे में। एंड ये जो क्वेश्चन है ना, ये नेट 2012 का PYQ है। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये लोग ऐसे रिपीट करते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि नेट के जो PYQ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो एक समझ लो अम्ब्रेला है जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ठीक है। तो आपको एज अम्ब्रेला नेट के सारे PYQ कवर करने हैं। मैं टॉपिक वाइज नेट के PYQ पे काम कर रही हूँ, तो टॉपिक वाइज भी मैं लाऊंगी फॉर नेट स्टूडेंट्स। ठीक है ना। यहाँ पर डिसफंक्शन के बारे में आप देख सकते हो। डिसफंक्शन होता क्या है? डिसफंक्शन अकर्स व्हेन सोशल इंस्टीट्यूशन डू नॉट पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी बट कॉज डिसहार्मनी। कभी कभी क्या होता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं हमारे सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, तो उसको ही हम लोग डिसफंक्शन कह देते हैं, किसी चीज़ का पुअर इफेक्ट जो होता है, राइट। The term was used by Merton to produce a more flexible functionalism. याद रखना कि जो मर्टन थे वो काफ़ी फ्लेक्सिबल फंक्शनलिस्ट थे। ठीक है। वो ये नहीं कहते थे कि सब कुछ सोसाइटी में अच्छे के लिए ही होता है। वो कहते थे कुछ अच्छे के लिए होता है और कुछ बुरे के लिए होता है, और जो बुरे के लिए होता है वो एक बैलेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है। Away with the necessity for everything which existed in society to have positive function of maintenance of society. So these are some of the notes that you can refer under dysfunction. Question number 2. Population pyramid is a graphic representation of which aspect of population? Population pyramid जो है उसमें किस बारे में हम बात करते हैं, किस चीज़ का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वो? Mortality and life expectancy, age sex distribution at a given time, fertility and birth control, mortality and fertility ratio. The correct answer is B, that is age sex distribution at a given time. और याद रखना पॉपुलेशन पिरामिड के ना कुछ टाइप्स भी हैं, तो आप खाली नाम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप नाम याद रखना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट आप अगर चाहो तो रीड कर सकते हो। ठीक है। पहला टाइप इसका होता है एक्सपेंसिव, दूसरा होता है स्टेशनरी, देन थर्ड होता है कंस्ट्रिक्टिव। ईजिली अगर आप इसको गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना। नाउ हियर इज द definition of your population pyramid. Population pyramid is the graphical representation of the distribution of population by sex and age group,
इट टेक्स द शेप ऑफ पिरामिड व्हेन द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड आर ऑल्सो नोन एज एज पिरामिड बिकॉज इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, a study of relation between organism and their environment is called what? Topography, geography, ecology या फिर zoology? The correct answer is of course C, that is ecology. And ecology के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि इसको कॉइन किसने किया था। क्वेश्चन यहाँ से आता है। So it was coined by Ernest Haeckel. ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो प्लीज इसको याद रखना। दिस इज एल। एंड एक चीज और है जो आप याद कर सकते हो, दैट इज फादर ऑफ इकोलॉजी। नाउ फादर ऑफ इकोलॉजी में हम लोग अर्नेस्ट हैकल को नहीं रखते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और थिंकर हैं, आई थिंक बायोलॉजिस्ट हैं वो, अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है, कॉइन किसने किया था और इकोलॉजी के फादर कौन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृताइजेशन implies what? चेंज इन कास्ट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर, चेंज फॉर कास्ट स्ट्रक्चर या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। संस्कृताइजेशन सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल चेंज की बात करता है, प्लीज रिमेंबर। किसी भी तरह से वो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं लाता। ओके, एंड दिस इज गिवन बाय M.N. Srinivas. Question number 5. The prohibition of Sagotra marriage among the Hindu is an example of marriage. सगोत्र पे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है जामिया में, आई थिंक इट वाज रिपीटेड। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इंसेस्ट टैबू, मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अलाउड ही नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली भी लिख देती हूँ, एकदम मना है, आप कर ही नहीं सकते। सगोत्र मतलब क्या होता है? सेम गोत्र। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिटी? इसमें से कौन सा है जो एग्जाम्पल है कम्युनिटी का? फैमिली, मैरिज, विलेज, रिफ्यूजी कैंप। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, फैमिली और मैरिज जो है ये तो हो गए इंस्टीट्यूशन। ओके, और रिफ्यूजी कैंप जो है वो हो जाता है टेम्परेरी सेटलमेंट। सो दिस इज नॉट अ कम्युनिटी। ठीक है, विलेज क्या होता है? विलेज एक कम्युनिटी होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, which one among the following is an instance of social action according to Max Weber? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सोशल एक्शन के बारे में है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर? टू साइकिलिस्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर, पर्सन्स ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, टू साइकिलिस्ट एक्सचेंजिंग blows after they collide, and persons opening umbrellas when it starts raining. So the correct answer here is C, that is two cyclists exchanging blows after they collide. यानी एक एक्शन हुआ और उसका रिएक्शन भी हो गया। सोशल एक्शन हमेशा याद रखना तभी होगा जब दो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, यानी दो लोग होंगे, एक इंसान एक्शन कर रहा होगा और दूसरा उसका रिएक्शन दे रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सोशल एक्शन के कुछ नोट्स मैंने ऐड किए हैं। सोशल एक्शन थ्योरी इज अ थ्योरी that attempts to examine people's action and the underlying reasons for those action, यानी एक्शन जो हम कर रहे हैं उसका रीजन क्या है। जैसे दो लोग आपस में जब लड़े साइकिल से और वो दोनों गिर गए तो दोनों आपस में बहस करने लगे, आर्गुमेंट करने लगे। क्यों आर्गुमेंट कर रहे हैं? बिकॉज उसका रीजन है कि वो आपस में कोलाइड हो गए। ठीक है, बिलो आर 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस। नाउ 4 सोशल एक्शन की बात करते हैं मैक्स वेबर। इनको आपको याद रखना है, वैल्यू रैशनल एक्शन, रैशनली पर्पसफुल एक्शन, अफेक्टिव एक्शन एंड ट्रेडिशनल एक्शन। सो वैल्यू रैशनल एक्शन में क्या होता है कि जब आप कोई भी एक्शन लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीफ। ओके, यानी आप क्या सोचते हो, आपकी क्या वैल्यूज है, किस चीज पे आप बिलीव करते हो, उसके बेसिस पे जब आप एक्शन लेते हो
दैट इज योर वैल्यू रैशनल एक्शन। रैशनली पर्पसफुल एक्शन में क्या होता है, दे आर गोल ओरिएंटेड एक्शन, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू वगैरह का कुछ रोल नहीं है, आपके इमोशंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, राइट। जैसे फायरिंग लेजी एम्प्लॉयज टू सेव मनी, भाई अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको उन लोगों को हटाना पड़ेगा जो काम नहीं करते। तो यहाँ पर बहुत ही रैशनली डिसीजंस लिए जाते हैं, यहाँ पर इमोशन वैल्यू वो सब चीज़ें इंटर नहीं करती। इफेक्टिव एक्शन में क्या होता है, एक्शंस बेस्ड ऑन इमोशंस रैदर देन रैशनैलिटी, इसका जस्ट अपोजिट है ये, यानी यहाँ पर रैशनैलिटी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आएगा इमोशन, ठीक है, अपने इमोशन के बेसिस पे जो आप काम करते हो। क्राइंग एट द डेथ ऑफ एंटायरली फिक्शनल मूवी कैरेक्टर, अगर आप कोई मूवी देखने गए हो, वहाँ पर अगर किसी मूवी कैरेक्टर की डेथ हो जाती है ना, आप रो रहे हो, देन दैट इज योर इफेक्टिव एक्शन, ठीक है। ट्रेडिशनल एक्शन में क्या होता है, एक्शंस दैट आर बेस्ड ऑन रिचुअल ट्रेडिशन एंड कल्चरल नॉर्म्स। प्लीज रिमेंबर दीज कीवर्ड्स जो मैंने मार्क करे हैं। जब आप कोई भी एक्शन लेते हो बिकॉज ऑफ रिचुअल ट्रेडिशन कल्चरल नॉर्म्स, देन दैट इज योर ट्रेडिशनल एक्शन, ओके। जैसे पुटिंग अप अ क्रिसमस ट्री ऑन December 1st। अब अगर हम लोग क्रिसमस ट्री जो लगाते हैं 1 दिसंबर को, सो दैट वी कैन सेलिब्रेट ऑन क्रिसमस डे ऑन 25th, सो 25th को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग क्रिसमस ट्री 1st को लगाते हैं। दिस इज नथिंग बट अ ट्रेडिशनल एक्शन, ओके। सो आई होप यहाँ पर आपको चारों जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। Question number 8. The Weberian model of social stratification has been used in the study of caste by S.C. Dubey, M.N. Srinivas, T.N. Madan या फिर आंद्रे बेते। वेबर का जो मॉडल है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, उसको कास्ट में किसने यूज किया है, इंडियन थिंकर्स में। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज आंद्रे बेते। आंद्रे बेते की एक बुक है, वो भी बुक का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज कास्ट क्लास एंड पावर, ठीक है। इसी बुक में इन्होंने वेबर का जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडल है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, उसको यूज किया था अपने कास्ट के स्टडी में, ओके। क्वेश्चन नंबर 9. Sociology in India was introduced at the institutional level after it was well established in Europe and USA. Which one among the following is the year of introduction of sociology at the formal institutional level? इंस्टीट्यूशनल लेवल की बात की है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। फॉर्मल या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कब आया था सोशोलॉजी, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा है कि सोशोलॉजी इंडिया में कॉइन हुआ या सोशोलॉजी कब कॉइन हुआ, राइट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 1894, 1895, 1939 या फिर 1919। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1919। वी नो दैट घूरे के टाइम पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो पैट्रिक गेटिस हैं, पैट्रिक गेटिस जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था ये भी आपको याद रखना है। इनको इनवाइट किया गया था, ठीक है। ही वॉज इनवाइटेड वेयर, टू बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ही वॉज इनवाइटेड टू बॉम्बे यूनिवर्सिटी फॉर ओपनिंग डिपार्टमेंट ऑफ और एस्टैब्लिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है। और उस टाइम पर वहाँ पर जीएस घूरे भी थे, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें करी हैं सोशोलॉजी को इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज करने में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। Question number 10. A teacher in carrying out his duties has to respond to the expectation of his colleagues, students and guardians of the students. These people constitute for the teachers. Okay, ना यहाँ पर ना ये जो इन्होंने लाइन ऐड कर दी है ये कुछ खास नहीं है, यू कैन जस्ट इग्नोर इट। आई थिंक ये एक टाइपिंग मिस्टेक है या क्या है, आई डोंट नो। बट अगर आप शुरू से पढ़ो तो देखो, अ टीचर इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज कॉलीग्स, स्टूडेंट्स, गार्जियंस ऑफ द स्टूडेंट। एज अ टीचर उनकी ये ड्यूटीज हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आपको बस ये बताना है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रोल। These are all the roles that she has to do or he has to do as a teacher, right? So the correct answer is role set, and you have to tell me in the comment section कि role set का concept किसने दिया है, ठीक है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इतने सारे पेपर्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वहाँ पर भी मैंने बताया है। Question number 11.
Who among the following is generally considered as the originator of formal sociology? फॉर्मल सोशोलॉजी के ओरिजिनेटर कौन है? एमाइल दर्कहाइम, मैक्स वेबर, जॉर्ज जिमल या फिर जेसी होमास? Question number 11. Who among the following is generally considered as the originator of formal sociology? एमाइल दर्कहाइम, मैक्स वेबर, जॉर्ज जिमल या फिर जीसी हुमास? फॉर्मल सोशोलॉजी के बारे में पूछा है. The correct answer is C, that is George Simmel. Now यहाँ पर आप पढ़ सकते हो that formal sociology is a scientific approach to sociology developed by George Simmel and Leopold von Wies. ये भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है? In his studies, Simmel was more focused on forms of social interaction rather than content. ठीक है, याद रखना जिमिल ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था सोशल इंटरैक्शन पे. ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं. दैट इज व्हाई हिज अप्रोच टू सोशोलॉजी बिकेम लेबल्ड एज फॉर्मल सोशोलॉजी. ओके, फॉर्म ऑफ सोशल इंटरैक्शन पे फोकस किया था, इसीलिए फॉर्मल सोशोलॉजी इनको दे दिया गया टाइटल. इन फॉर्मल सोशोलॉजी वन फॉर्मल कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड to understand various events. From Zimmel's point of view, one form of social phenomena is always associated with many formal events. The aim of formal sociology is to reveal that although the process of social interaction may be very complex, the social forms of these interactions can be isolated and may even be found to be identical. ठीक है, तो मेन चीज़ें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है, जो मैंने टिक कर दी हैं. ओके. Question number 12. Social values primarily concern themselves with what? Organized social and political groups, disorganized social life, organized social life, none of the above. So यहाँ पर social values जो है वो किससे अटैच हो सकती हैं या किससे आप कनेक्ट कर सकते हो ज़्यादा? The correct answer is C, that is organized social life. हमारी social life कैसी है ये डिपेंड करता है कि हमारी social values कैसी हैं. राइट, सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज सी. अगर आपको लगता है कोई और आंसर होगा, कोई और लॉजिक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 एक ऐसा क्वेश्चन जो पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है. हाइपोथेसिस रिफर्स टू व्हाट? अ टेंटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, अ फिक्स्ड रिलेशन, अ प्रूव्ड थ्योरी या फिर एन एक्सपेरिमेंट? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अ टेंटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. ओके. Now hypothesis क्या होता है देख लो. A hypothesis is a tentative statement or explanation that proposes a possible relationship between variables and is subject to testing and verification. यानी एक ऐसा statement जिसको अभी हम लोग जिसमें हम लोगों ने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया है बिटवीन वेरिएबल्स. ठीक है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. हम लोगों ने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया है बिटवीन वेरिएबल्स एंड अभी उस पर हम लोग टेस्ट करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे. जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट पढ़ो. If we increase the amount of light during studying, ठीक है, लाइट एक वेरिएबल लिया हमने, then the participant performance on the test score will decrease. यानी हमारी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है लाइटिंग पे. तो ये क्या है? ये हमने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं. लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y. ठीक है, नाउ वी विल टेस्ट इट, वेरीफाई इट. सो ये क्या हो जाएगा? ये एक हाइपोथेसिस है. समझ में आया होगा आई थिंक. नाउ हाइपोथेसिस में एक चीज आपको और याद रखनी है दैट दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है, द नल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट दैट सजेस्ट नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल. मतलब इन दोनों में मान लो अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो ये एक नल हाइपोथेसिस हो जाएगा. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है? द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट दैट प्रपोजेस अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप और इफेक्ट्स बिटवीन. यानी अगर इसमें कुछ है क्या कहते हैं रिलेशनशिप कुछ है इन दोनों वेरिएबल्स में, तो फिर वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा. ना ये थोड़ा सा टॉपिक इसमें और इन डेप्थ पढ़ना है आपको. क्वेश्चंस इतने इजी नहीं आते हैं, कभी कभी थोड़े ट्रिकी भी आ जाते हैं. तो हम लोग इसे रिसर्च की जो प्लेलिस्ट अभी चल रही है, मैं उसमें वीडियोस बना रही हूँ, तो उसमें हम लोग हाइपोथेसिस को इन डिटेल कवर करेंगे और नल और अल्टरनेटिव पे मैं अलग अलग वीडियोस बना के पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे. यहाँ पर मैंने बस एज अ रिविजन आपको एक नोट प्रोवाइड कर दिया है. ओके. Question number 14. Which of the following is true about the status of being doctor? Now this is a very easy question. डॉक्टर की अगर हम बात करें तो ये कौन सा स्टेटस है? Achieved, ascribed, both, none of the above.
द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अचीव्ड। ऑफ कोर्स कितनी बार हम लोग ये पढ़ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में जो है वो काफ़ी आई थिंक टफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में एक बहुत बल्कि रिपोर्ट है, तो पूरी रिपोर्ट पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, बट मुझे इसका करेक्ट आंसर मिल गया। ऑप्शंस क्या है देखो, वुमेन्स हेल्थ मस्ट बी सीन फ्रॉम पॉपुलेशन परस्पेक्टिव ओनली, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ, reduction of maternal mortality is an important agenda, prevention and appropriate treatment of infertility is important। अब अगर तुम लोग ठीक से पढ़ो ना, अगर तुमने नहीं भी पढ़ी ये रिपोर्ट, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए है वो काफ़ी निगेटिव है। देखो अगर उसे ध्यान से कि वुमेन्स हेल्थ मस्ट बी सीन फ्रॉम पॉपुलेशन परस्पेक्टिव, क्या वुमेन्स की जो हेल्थ है उसको सिर्फ पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव से देखना चाहिए? नो, देयर शुड बी अदर परस्पेक्टिव ऑल्सो। सो ये ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। खैर मैंने ये जो रिपोर्ट है इसको ओपन करके पढ़ा भी था, तो उसमें ए ही है ऐसा पॉइंट जिसके बारे में उस रिपोर्ट में कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 16, द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज व्हाट? सोशल इनइक्वालिटी, सोशल हार्मनी, सोशल प्रॉब्लम, नन ऑफ द अबव। इसमें से बेसिस क्या होगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का बेसिस जो होता है वो होता है सोशल इनइक्वालिटी, हायरार्की, और जिस तरह की हम लोग इसमें बातें करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सडन चेंज, यूनिवर्सल चेंज, लॉन्ग लास्टिंग चेंज, वायलेंस चेंज। द करेक्ट आंसर इज ए, ऑलवेज रिमेंबर दैट रेवोल्यूशन जो होता है वो बहुत सडन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि ये चीज़ हो जाएगी, एंड इट कम्स सडनली। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। और भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट यू कैन से फीचर्स हैं जो आप याद रख सकते हो, जैसे कि रेवोल्यूशन में मास पार्टिसिपेशन होता है, ओके, एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी याद रखना, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आता है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई छोटा मोटा चेंज नहीं होता है, रेवोल्यूशन का मतलब है पूरी तरह से चेंज हो जाना, ठीक है, कंप्लीट चेंज। फाइन, सो दीज आर सम। एक और याद कर लो, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, रेवोल्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, क्योंकि जब सब कुछ चेंज होता है तो कुछ पार्ट्स हैं जो चेंज नहीं हो पाते हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है। और आइडियोलॉजिकल चेंज भी आता है रेवोल्यूशन से, ठीक है। इसके अलावा जो ये है यूनिवर्सल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, वायलेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि रेवोल्यूशन में हो ही, सारे रेवोल्यूशन जो हैं वो यूनिवर्सल नहीं भी होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन रिपोर्ट द ओबीसीज कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? मंडल कमीशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ओबीसी का जो टॉपिक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 27%, 33%, 52% या फिर 22%। प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 52%। एंड मंडल कमीशन को जो हेड किया था वो थे बीपी मंडल, तो उनका नाम भी आप याद रख सकते हो। ओके, दीज आर सम फैक्चुअल जीके। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन? ना मैंने जामिया के टाइम पे पुश और पुल में दोनों में डिफरेंस बताया था, राइट। सो पुश फैक्टर इसमें से क्या नहीं होगा? अच्छा, नॉट है, ठीक है। कौन सा इसमें से है जो पुश फैक्टर नहीं है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वायलेंस या फिर गुड लिविंग कंडीशंस। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज गुड लिविंग कंडीशंस, बिकॉज दिस इज अ पुल फैक्टर, ठीक है। हमेशा याद रखो दैट पुश फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी निगेटिव होते हैं हमारे लिए, अगर अपने पर्सनली देखो अपने ऊपर रख के तो वो निगेटिव होंगे। पुल फैक्टर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं है। ओके, जैसे पॉवर्टी क्या है? निगेटिव है, पॉवर्टी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, बुरी चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये जो इस तरह से जब आप सोचोगे ना तो आपको ये चीज़ क्लियर रहेगी कि कौन सा पुश फैक्टर है और कौन सा पुल फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, मैं समझाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे बोल देती हूँ, तो यहाँ पर आप लोग ऑफेंड मत होना। पॉवर्टी अच्छी चीज़ नहीं है, मैम ने बोल दिया, राइट, इस तरह से मत होना। मैं एक समझाने के लिए इस तरह का बोल देती हूँ, ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following is not a defining principle of sustainable development?
इनमें से कौन सा है जो डिफाइनिंग प्रिंसिपल नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? इंट्रा जनरेशन यूटिलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शनिज्म, इक्वालिटी। ना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे ये हो रही थी कि देखो बी और सी तो होगा ही होगा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम सस्टेनेबिलिटी की और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात तो करते ही हैं। नाउ इक्वालिटी और इंट्रा जनरेशन यूटिलाइजेशन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सो अभी आई एम गोइंग विद ए, बट दिस क्वेश्चन इज इन डाउट, ठीक है। तो डाउट का मतलब क्या है कि आपको ना इसका कमेंट सेक्शन चेक करना है बाद में आके, कि इसका आंसर जो भी होगा, मुझे जो भी लगेगा वो मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट ऑल्सो आप लोग भी मुझे बता सकते हो कमेंट में कि इसका आंसर अगर डी होगा तो क्यों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द थ्योरिस्ट वॉज नॉट अ बिलीवर ऑफ पॉजिटिविज्म? इनमें से कौन सा थिंकर है जो पॉजिटिविज्म पे बिलीव नहीं करता था? स्पेंसर, ऑगस्टोन, परेटो या फिर हेगल? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज हेगल। प्लीज रिमेंबर हेगल जो है वो पॉजिटिविज्म पे बिलीव नहीं करते थे, और ही वॉज अ बिलीवर ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आइडियलिज्म पे बिलीव करते थे, इनके कुछ कीवर्ड्स आप लिख लो, जैसे फिलॉसफी, राइट, मेटाफिजिकल इश्यूज। तो हेगल जो है वो इन सब चीज़ों पे बिलीव करते थे, ना कि पॉजिटिविज्म पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, हु among the following broke ground in being the first professor of sociology in France? ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। ऑगस्ट कोंत, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाल दरखाइम या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एमाइल दरखाइम। एमाइल दरखाइम ही हैं जिनको हम लोग एकेडमिक फादर ऑफ सोशोलॉजी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने सोशोलॉजी को एकेडमिकली काफ़ी ज़्यादा यू कैन से इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो याद रखना, ही इज ऑल्सो नोन एज द एकेडमिक फादर। ओके, एंड ये जो फर्स्ट प्रोफेसर हैं ये कहाँ पे थे, उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको याद रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डियो, एंड ईयर भी याद रखना, दैट इज 1895। ओके, इस ईयर में ही इन्होंने और इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम इन्होंने सोशोलॉजी का डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एकेडमिक फादर ऑफ सोशोलॉजी। ओके, question number 23, Darwin's Origin of Species was published in which of the following year? Origin of Species जो है वो डार्विन की बुक है, कब पब्लिश हुई थी? 1779, 1791, 1859 या फिर 1879? The correct answer is C, that is 1859। ये ईयर आपको याद रखना है। इसके अलावा सोशल डार्विनिज्म हम किसको कहते हैं ये भी आपको याद रखना है। सोशोलॉजी में ये क्वेश्चन बहुत आता है। सोशल डार्विनिज्म हम कहते हैं स्पेंसर को, क्योंकि स्पेंसर जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। और इस बुक में डार्विन ने बात करी है नेचुरल सिलेक्शन की, ये भी याद रखना, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन से इंस्पायर होकर स्पेंसर ने हमको बोला था, एक बहुत फेमस लाइन है इनकी जो कई बार एग्जाम में आई है, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग इनके बाकी टॉपिक्स तो पढ़ते ही हैं, जैसे कि इज फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ ओके। क्वेश्चन नंबर 24, a theory of the process by which humans can possess knowledge is called what? Hermeneutics, deduction, ontology या फिर epistemology? The correct answer is D, that is epistemology. Please remember, and ontology is the study of existence.
ओके। एंड हर्मेन्यूटिक्स की अगर हम बात करें तो इट इज क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी। ज़्यादा फोकस जो होता है वो होता है सोशल रियलिटी पे, लाइक चीज़ें रियल में कैसी हैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, Who among the following did believe in the intellectual superiority of men over women? हैरिट मार्टिनी, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑगस्ट कोंत या फिर ब्राउन रैडक्लिफ? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हैरिट मार्टिनी। इनको हम लोग मदर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं कभी कभी, कहीं कहीं आपको मिलेगी ये चीज, नॉट एवरीवेयर। वाई वी कॉल हर मदर ऑफ सोशियोलॉजी? बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट फीमेल थिंकर इन सोशियोलॉजी, फर्स्ट फीमेल सोशियोलॉजिस्ट या फिर सोशियोलॉजी थिंकर, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। Question number 26. Now, Trato is credited to what? This is a tough question. Why? I will tell you. देखो, ये जो Trato है, this is associated with Wilfredo Pareto. Why? Because इनकी बुक जो है, The Mind and Society, इसको इटालियन में इसका जो असली नाम है, that is Trato di Sociologia. Okay? तो इन्होंने इटालियन में से पूछ लिया है, ठीक है। तो ये एक टफ क्वेश्चन था क्योंकि इटालियन जो नाम होता है बुक का उस पर तो हम फोकस नहीं करते हैं। सो इट इज एसोसिएटेड विद परेटो। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओपिनियन दैट सोशियोलॉजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने देखा है कि सोशल एक्शन के बारे में कौन बात करता है, एमाइल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, रैडक्लिफ ब्राउन या फिर मैक्स वेबर? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मैक्स वेबर। Question number 28. Social theory and social structure is the work of which of the following? किसकी बुक है ये? बहुत इंपॉर्टेंट। किंग्सले डेविस, जिमिल, मर्टन, वेबर? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रॉबर्ट किंग मर्टन। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट थ्योरीज इसमें दी हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया था। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन की बात भी इन्होंने इसमें की है। डिस फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में भी इन्होंने बताया है इसमें ही। इसके अलावा एक टॉपिक और है, ऑब्लिट्रेशन बाय इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, ये न्यू है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। रेफरेंस ग्रुप, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मिडिल रेंज थ्योरी, वो सब चीजें जो हम लोग नेट में पढ़ते हैं अंडर आर के मर्टन, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने इसी बुक में बताई हैं। दैट इज वाई दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। नाउ सोशियोलॉजी कॉइन कब हुआ था? इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। 1835, 36, 37 या फिर 38? The correct answer is D, that is 1838. 1838 में it was coined by Auguste Comte. Okay. Question number 30. The concept of deconstruction of sociological text of founding fathers like Kohn, Durkheim, Weber was given by which one of the following? Now deconstruction का जो कीवर्ड है वो ही मैंने आपको जामिया के पेपर में डिस्कस किया था। हेबरमास, डेरिडा, एंथोनी गिडन्स एंड एलन टोरेन, सॉरी। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जैकस डेरिडा, ठीक है। डीकंस्ट्रक्शन जो कीवर्ड है उसके बारे में सबसे ज्यादा बात की है डेरिडा ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, द टर्म रिस्पोंडेंट इज यूज्ड इन व्हाट? सोशल सर्वे रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, इंटरैक्शनिज्म? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सोशल सर्वे रिसर्च। एंड ये क्वेश्चन जो है ये जामिया वालों ने भी पूछा था। ये क्वेश्चन भी जामिया से रिपीटेड है और भी कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। अभी मैंने सैम्पलिंग में एक वीडियो भी डाला है, वहां पर भी ये चीज मैंने डिस्कस की है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है किसी भी सैंपल का, अच्छे सैंपल का, द करेक्ट आंसर इज बी, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब जो भी आपका पॉपुलेशन है उससे रिप्रेजेंट करना चाहिए आपका सैंपल, ओके। सो दिस इज योर पॉपुलेशन, लेट्स से यहाँ पर ए है, बी है, सी है। सो ये अगर आपका सैंपल है तो यहाँ पर भी होना चाहिए ए, बी, सी, भले वो साइज में छोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, सोसाइटी इमर्ज आउट ऑफ व्हाट?
सोसाइटी इमर्ज किससे होती है, किसकी वजह से होती है? कम्युनिटी एग्जिस्टेंस, मेंस एग्जिस्टेंस, प्रॉब्लम्स एग्जिस्टेंस, रिलेशनशिप। ऑलवेज रिमेंबर दैट इस तरह के क्वेश्चंस में यू हैव टू थिंक लाइक अ सोशोलॉजी थिंकर। आपको ये देखना है कि कौन से सोशोलॉजिस्ट ने क्या बोला है रिगार्डिंग सोसाइटी, ठीक है। सो वी ऑल नो दैट मैकाइवर टॉक्स अबाउट इट। मैकाइवर ने बोला था दैट सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो सोसाइटी नहीं होगा अगर रिलेशनशिप्स ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 34, society symbolizes the network of which of the following? Human relationships, social relationships, orientations या फिर interconnections? The correct answer is again B, that is social relationship. सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप्स का एक नेटवर्क होता है, ओके। ये सब मैकाइवर की जो थ्योरीज हैं सोसाइटी की, या उन्होंने जो भी डेफिनेशंस दी हैं वहीं से आया है। और देखो इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर दे भी दिया, दैट सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इट इज गिवन बाय ए, दैट इज मैकाइवर। सो एक के बाद एक सारे क्वेश्चन जो थे वो इसी से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डज सोसाइटी एक्सक्लूड्स? रेसिप्रोसिटी, डिफरेंसेस, इंटरडिपेंडेंस या फिर अधेरेंस टू टाइम? ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे भी भेजा था, क्योंकि आप लोग कुछ भी सोशोलॉजी का मैं देख रही हूँ डिस्कशन ग्रुप में कोई बात नहीं होती है एकेडमिक्स की, उसमें सिर्फ एडमिशन की बातें चल रही हैं, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, कभी कभी आप लोग करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ जिस चीज़ के लिए वो ग्रुप बना है उसका तो ध्यान रखो। दैट ग्रुप वॉज मेड सो दैट आप लोग उस पर क्वेश्चंस पूछ सको, आप लोग उस पर सोशोलॉजी डिस्कशन कर सको। बट वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ एडमिशन, काउंसलिंग, बस यही बातें हो रही हैं। तो इसलिए मैं बीच बीच में इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे देती रहूँगी, ताकि आप लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट में ही रहो, ठीक है। नाउ वहाँ पर मैंने ये आंसर नहीं बताया था इसका, क्योंकि यहाँ पर मैं उसका आंसर बताने वाली हूँ। नाउ व्हाट डज सोसाइटी एक्सक्लूड? देखो सोसाइटी इसमें से क्या एक्सक्लूड कर सकती है? रेसिप्रोसिटी तो एक्सक्लूड नहीं कर सकती, क्योंकि सोसाइटी में रेसिप्रोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोसाइटी में डिफरेंसेस भी होते हैं। सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस भी होता है, क्योंकि डिफरेंसेस की वजह से ही हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं, राइट। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बिकॉज टाइम के अकॉर्डिंग सोसाइटी नहीं होती है। वी ऑल नो दैट यहाँ पर जैसे सुई जनरिस वाला जो कॉन्सेप्ट है दरखाइम का, वो आप सोच सकते हो उसके बारे में, कि सोसाइटी हमेशा से एग्जिस्ट करती रही है और आगे भी एग्जिस्ट करती रहेगी। टाइम से कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी टाइम को एक्सक्लूड कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, कल्चर हैज टू एसेंशियल क्वालिटीज। कल्चर की दो एसेंशियल क्वालिटीज हैं, कौन सी हैं वो? लर्नड एंड शेयर, ट्रांसमिटेड एंड शेयर, लर्नड एंड फॉरगॉटन, शेयर्ड एंड कम्युनिकेटेड। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लर्नड एंड शेयर। कल्चर क्या होता है? जो हम सीखते हैं उसके बाद हम उसको शेयर करते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, peer groups are often of a what? Similar playground, similar circumstances, similar values, similar study circle and books. So peer groups पे जो क्वेश्चन है उसमें आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कभी भी हो, दैट इज इन्फ्लुएंस, ठीक है। पीयर ग्रुप में क्या होता है कि जो हमारा पीयर ग्रुप होता है उससे हम लोग इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें से आप किस में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, सोच के बताओ। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सिमिलर प्लेग्राउंड। जब बच्चे बहुत सारे एक ही प्लेग्राउंड में खेलते हैं साथ में, तो क्या होता है, वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट अ पीयर ग्रुप, ओके। क्वेश्चन नंबर 39, अ सोशल ग्रुप इज व्हाट? सिस्टम ऑफ सोशल इंटरैक्शन, गैदरिंग ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पीपल। ना इस तरह के क्वेश्चंस काफी ट्रिकी होते हैं, और ये क्वेश्चंस काफी गलत भी होते हैं लोगों के, राइट। तो क्या होगा इसका आंसर? अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल मतलब एक सोशल ग्रुप तभी होता है जब किसी मोटिव की वजह से सब लोग साथ में हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कई बार इसके फीचर्स वगैरह डिस्कस किए हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी यहाँ पर, बट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई और लग रहा है इसमें, और रीज़न ज़रूर बताना कि क्यों वो लग रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी अगर कोई और इसका आंसर सही होगा। वैसे अकॉर्डिंग टू मी एंड द वे आई हैव स्टडीड दिस टॉपिक, द आंसर शुड बी सी, बट काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है कभी कभी, तो आप लोग भी मुझे बताना कि क्या हो सकता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 40,
The family is often used to refer family as an institution, as an association, as a group of people, none of the above. Now sociology के terms में ही रहना है हमें, so the correct answer is A, that is institution. Family जो है वो एक institution है sociology में जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? So we will go with the option A. Now, which of the following is not true? Now यहाँ पर क्या चीज़ है जो true नहीं है? Statement आपको पढ़ना है और बताना है. Both nuclear and joint families have been existing in India since time immemorial. Both nuclear and joint families have been existing in India since time immemorial. A nuclear family is consisted of husband, wife, and only of their own children. The family in which male has the authority is patriarchal family, none of the above. So the correct answer I think is A, because न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज जो है वो एकदम टाइम इममेमोरियल में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट. हाँ, जॉइंट फैमिलीज के बारे में हम लोग एक बार सोच सकते हैं, बट ये जो न्यूक्लियर है ये आया है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, सो ऐसा नहीं कह सकते कि शुरू से जो है ये चीज चली आ रही है दिस न्यूक्लियर फैमिली थिंग. सो द करेक्ट आंसर शुड बी ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 42. The word social static is used by August Comte for what? Changing social structure, evolution of social structure at a given moment of time, या फिर a social institution. The correct answer is A, that is changing social structure. ठीक है, social okay, not A, I'm sorry. The correct answer is not A, the correct answer is C. ठीक है, सोशल स्टैटिक की अगर हम बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसा है, दैट इज सोशल स्टैटिक. एंड नेक्स्ट जो इसके साथ ये बात करते हैं दैट इज सोशल डायनेमिक्स. तो जो चेंजिंग पार्ट होता है सोशल स्ट्रक्चर का उसको इन्होंने बोला था सोशल डायनेमिक. ठीक है, जो चेंज होता रहता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 43. When husband lives in wife's group after marriage, it is called what? Nata local residence, very local residence, nuclear residence या फिर auxiliary local residence. Now यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है that very नहीं है, very local होगा. ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दी है. very local मतलब होता है पेट्री लोकल. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और ऑक्सिलरी लोकल या फिर जो भी आपको पढ़ना है इसे जैसे पढ़ो. ये इसकी भी स्पेलिंग गलत है, यू के बाद ओ भी होता है आई थिंक, लेट मी चेक. हाँ, इसकी स्पेलिंग गलत है, UXO होगा. ठीक है, तो जो भी है इसमें भी आपको ये याद रखना है दैट ये जो होता है ये होता है मेट्री लोकल. प्लीज रिमेंबर दीज टू थिंग्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है. ठीक है, वेरी लोकल जो होता है वो पेट्री लोकल होता है, ऑक्सिलरी लोकल या ऑक्सिलरी लोकल जो होता है वो मेट्री लोकल होता है. ठीक है, नाउ हस्बैंड लिव्स इन वाइफ्स ग्रुप, यानी हस्बैंड आफ्टर मैरिज वाइफ के घर पे जाके अगर रह रहा है देन इट इज डी, दैट इज मेट्री लोकल. ठीक है, अगर वो अपने अपने फादर के घर पे जाके रह रहा होता देन वो वेरी लोकल हो जाता, पेट्री लोकल हो जाता. तो यहाँ पर जो न्यू टर्म है दैट इज दिस नेटा लोकल या नाटा लोकल, जो भी इसे पढ़ना है. ठीक है, नेटा लोकल जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है तो उसको हम लोग देखेंगे, मैंने यहाँ पर अटैच किया है. हाँ, ये देखो, Nata local rule specifies that each partner remains with his and her own families of residence after marriage. If children remain in their mother's household, the result will be the formation of domestic matrilineages to which all family. देखो important क्या है, इस रेजिडेंस में रूल क्या होता है दैट ईच पार्टनर रिमेन्स विद हिज और हर ओन फैमिली, यानी हस्बैंड अपने घर पे रहेगा, वाइफ अपने घर पे रहेगी. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, नया है और नया टर्म है, मतलब नया क्या है पर एग्जाम में नहीं आया है पहले. ठीक है, तो एग्जाम में नहीं आया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे. ओके, क्वेश्चन नंबर 44. हाविक ब्राह्मण्स आर फ्रॉम स्टेट ऑफ कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बंगाल या फिर असम. The correct answer is A, that is Karnataka. Now this is also a new question and please remember that Havik Brahmins are nothing but Hindu Brahmin community.
Okay. Question number 45. Hypergamous ideology of marriage treats families of wife giver and wife receiver as equal in status, both bride and bridegroom equal in status, bridegroom superior to bride in status, bride superior to bridegroom. Hypergamy में क्या होता है? The correct answer is C. Please remember that bridegroom जो होता है वो superior होता है bride से, और इसका opposite जब होगा तो वो होगा hypogamy. ठीक है, हाइपोगेमी और हाइपरगेमी से क्वेश्चन आता है. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इसमें से अनुलोमा कौन है और प्रतिलोमा कौन है. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा. क्वेश्चन नंबर 46. विच इज द डोमिनेंट वैल्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी? नाउ दिस इज अ लिटिल वी कैन से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, क्योंकि डोमिनेंट वैल्यू क्या है इंडियन सोसाइटी में? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन इन डाउट. I want all my students to tell me in the comment section कि what do you think about this. आप अपने thoughts मुझे बताइए comment section में. Question number 47. Which was the name of the village in which William Weiser conducted his study of Jajmani system? Now you have to remember that Jajmani system का जो concept है वो हमें विलियम वाइजर ने दिया है. ठीक है, कौन से विलेज में उन्होंने स्टडी की थी ये भी आपको याद रखना है. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज करीमपुर. ओके, एक इसमें बात आपको और याद रखनी है, दैट इज द बुक. करीमपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है. ठीक है, विलियम वाइजर की जो बुक है उसका नाम भी एग्जाम में आ जाता है, दैट इज द हिंदू जजमानी सिस्टम. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 48. हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी? नाउ गाइस, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, तो मैं देखो हर चीज के नोट्स में नहीं ऐड कर सकती हूँ हर वीडियो में, राइट. आई होप आप लोग जो भी स्टूडेंट्स मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, उन्हें ये बात पता होगी कि मैंने बहुत बार पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में पढ़ा रखा है. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर एमए स्टूडेंट्स जिनको एमए में एडमिशन लेना है, जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आता ही है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज वी नो दैट इज बी, डैनियल बेल. एंड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन डैनियल बेल की किताब का क्या नाम है, बुक का क्या नाम है जिसमें इन्होंने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की है. ठीक है, ये भी आपको मुझे बताना है. क्वेश्चन नंबर 49. The category of other backward classes consist mainly of what? Lowest caste, middle caste, business caste या फिर highest caste? Other backward classes में हम किसकी बात करते हैं? The correct answer I think is B, that is middle caste. जो ना एकदम lower caste में आती हैं ना higher caste में आती हैं, we consider it as middle caste. Let me know in the comment section what do you think. अगर कोई और ऑप्शन आपको लग रहा है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 50. विच इज बीइंग कॉल्ड एज बास्टर्ड सिस्टर ऑफ साइंस? बास्टर्ड सिस्टर ऑफ साइंस जो है ये स्टेटमेंट किस बारे में है? फ्रेजर्स का. नाउ इफ यू गाइज हैव वॉच्ड द जामिया पेपर्स, यू गाइज नो दैट ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से ऑलरेडी आ चुका है. मैजिक, टैबू, रिलीजन, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ए. मैजिक को बोला था इन्होंने बास्टर्ड साइंस ऑफ सिस्टर ऑफ साइंस. ओके, काफी गाली गलौज वाला क्वेश्चन हो गया ये. क्वेश्चन नंबर 51. हु हैज क्लासिफाइड एक्शन इन लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल कैटेगरीज? पार्सन्स, परेटो, वेबर, दरखाइन. लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन की बात किसने की है? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज परेटो. मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 52. French Revolution took place in the year 1789, 1776, 1798 या फिर 1898. Now French Revolution, Industrial Revolution, इन सबके years जो हैं वो important हैं. The correct answer here is A, that is 1789. Okay, you have to remember the year and you have to remember the location also. आप मुझे comment में बताइए कि French Revolution कहाँ से start हुआ था, उसकी location क्या थी. Question number 53. The questionnaire technique of data collection
is inappropriate if respondents are what? Illiterate, educated, highly educated, none of the above. The correct answer is A. क्वेश्चनेयर नहीं हो पाएगा अगर जो आपका रिस्पोंडेंट्स हैं, जो आपका लोग हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो इलिटरेट हैं, तो फिर क्वेश्चनेयर इज नॉट अ गुड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 54 वेरी इजी. पैटर्न वेरिएबल की बात करते हैं पार्सन्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 55. Who considered that change as development of rationality? Rationality की बात कौन करता है? The correct answer is D, that is Max Weber, and you have to remember that he talks about 4 rationality. ठीक है, 4 rationality की इन्होंने बात की है. नाम याद कर लो, अभी डिटेल में मैं इसको पढ़ाऊंगी जल्दी. ठीक है, प्रैक्टिकल, थियोरिटिकल, यहां से क्वेश्चंस अब आने लगे हैं काफी ज्यादा. सब्सटेंटिव एंड फॉर्मल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 56. द वर्क ऑफ मार्क्स एंड ऑगस्टोन स्टेम फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ हेगल एंड सेंट साइमन, एंगल्स एंड दरखाइम, हॉब्स एंड फर्ग्यूसन, या फिर वोल्टेयर एंड इमैनुअल कांट. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हेगल एंड सेंट साइमन. मार्क्स जो है वो काफी इन्फ्लुएंस थे हेगल से, और ऑगस्टोन जो थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे सेंट साइमन से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 57. द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक, ये किसने किया था? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ऑगस्टोन. ना इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, आई विल नॉट गिव मच टाइम टू इट. अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गुड सैंपल वाला. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है गुड सैंपल का. क्वेश्चन नंबर 59. हिपोक्रेट्स बिलोंग टू व्हाट? हिपोक्रेट्स कहाँ बिलोंग करता है? रोमन मेडिसिन, ग्रीक मेडिसिन, इजिप्शियन मेडिसिन, मेसोपोटामियन मेडिसिन. नाउ यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट थिंग, दैट इज ही इज अ फादर ऑफ मेडिसिन. ठीक है, ये फादर ऑफ मेडिसिन है. कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ग्रीक मेडिसिन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 60. Which one of the following country is known for witnessing the first sanitary awakening in the world? Now this is something new and I also have to read something about it. थोड़ा बहुत पढ़ के मुझे जगह तो पता चल गई, बट ये क्या है, इसमें क्या था, ये मुझे भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मुझे थोड़ा सा इस पे रीड करना पड़ेगा. ठीक है. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इंग्लैंड, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट इट वाज इन 18th century. Okay. Question number 61. The invention of mosquito net was associated with. Now this is not a sociology question, but फिर भी इसका जो आंसर है वो शायद सी है. एक बार चेक कर लेना, डाउटफुल है. ठीक है, बट पता नहीं क्यों ही इसको ऐड किया है इन्होंने. नॉट इवन अ सोशियोलॉजी क्वेश्चन. देखो मेडिसिन एंड इस तरह के जीके क्वेश्चन इन्होंने काफी ऐड करके रखे हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 62. एसोसिएशन ऑफ प्लेग विद रेट वॉज ब्रॉट टू नोटिस बाय इंडियन मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन, इजिप्शियन मेडिसिन, रोमन मेडिसिन. तो ये सब जो है मैंने खुद सर्च किए हैं. ओके, नॉट दी, रोमन था. ठीक है, मैंने खुद ये क्वेश्चन सर्च किए हैं, तो मुझे उसके आंसर्स जो मिले हैं मैं वही मार्क कर रही हूँ. आप लोग मुझे एक बार बता देना, क्योंकि ये सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं है, तो आप लोग प्लीज क्रॉस चेक करके मुझे कमेंट में बताना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 63. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रॉफिट ऑफ डूम इन पॉपुलेशन स्टडीज? नाउ यहाँ पर इन चारों में से सिर्फ एक ही है जिन्होंने पॉपुलेशन पे बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, दैट इज बी, माल्थस. ठीक है, माल्थस या माल्थस, इन पे मैंने वीडियो भी बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 64. हु इज क्रेडिटेड फॉर ऑफरिंग सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन है जो सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी दिया है हम लोग को फॉर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन? पार्सन्स, मर्टन, वेबर या फिर मार्क्स? द करेक्ट आंसर इज बी, ऑफ कोर्स, दैट इज आर.के. मर्टन. क्वेश्चन नंबर 65. Which of the following thinker is known for cultural lag theory? आगे पढ़ना ही नहीं है. cultural lag theory is given by Ogburn. पता नहीं कितनी बार मैं इस चैनल पे ये चीज बता चुकी हूँ. theory of suicide, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज दरखाइम. एंड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट दरखाइम की 4 जो मेन सुसाइड टाइप्स हैं वो क्या हैं. ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 67. Which of the following is an example of family disorganization? इसमें से कौन सा है जो family disorganization का एग्जाम्पल है?
कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, मैरिटल माल एडजस्टमेंट्स या फिर अल्कोहलिज्म. सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मैरिटल माल एडजस्टमेंट. इट इज नथिंग बट डिसेबिलिटी टू एडजस्ट. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, disability to adjust with partner. ठीक है. Question number 68. Bogardus scale is generally used to measure what? Quantitative data, qualitative data. Now this is data. ठीक है. Both, none. The correct answer is A, that is quantitative data. Please remember. Question number 69. Which of the following explains fecundity? Fecundity का कॉन्सेप्ट क्या बताता है? मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया है फर्टिलिटी के साथ एक बार. बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, सोशल इंटरवेंशन फॉर स्पैनिंग बिटवीन बर्ड्स, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर फर्टिलिटी रेट. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. Question number 70. Which of the following is not true about Varna and caste system? Varna refers to broad divisions of Hindu society and caste refers to endogamous group. Varna are all India general phenomena and caste are localized group. Initially, vocations of Varnas were not hereditary, but under caste they are hereditary. Now, in contemporary India, Varnas are voluntary, but caste is involuntary. I think the correct answer should be B, because Varna जो है वो localized group होना चाहिए and caste जो है वो India general phenomena है. I don't know if I'm wrong. Let me know in the comment section. ठीक है. So that's all for today because अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो 70 MCQs ही पूछता है. बाकी के क्वेश्चंस वो सब्जेक्टिव होते हैं. आपको वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स देने पड़ेंगे. इसका एक PDF है जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए तो मैंने वहाँ पर एक कंपाइलेशन PDF दे रखा है ऑलरेडी. इट इज़ फॉर फ्री. यू कैन डाउनलोड इट एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स. एंड वन मोर थिंग गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल माई जामिया एस्पिरेंट्स जिनका कल एग्जाम है. टुमारो इज 10th में. जामिया का एंट्रेंस एग्जाम है कल एंड आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा हो जिन्होंने मुझसे पढ़ा है. ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू देम. And if you're watching me for the first time, don't forget to subscribe to my channel and you can go to playlist and see accordingly जो भी आपके एग्जाम के लिए important हो. This is the Telegram channel that you must join and this is my personal Telegram. अगर कोई डाउट होता है तो you can contact me here. Thank you very much guys. Keep learning.